This is second part of the video on Keynesian theory of employment. In the first part, you will find introduction of Keynesian theory of employment, assumptions of Keynesian theory of employment, and Keynesian model. In this video, we will explain the Keynesian theory of employment, the equilibrium level of employment with the help of equation, table, and diagram. Then after this explanation, after the determination of equilibrium, we will discuss how to achieve full employment as recommended by Keynes. तो केन्स के अकॉर्डिंग केन्स ने क्या कहा कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए क्या करें, तो हम फिर ये डिस्कस करेंगे। उसी टेबल को फिर हम केन्स के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करेंगे जैसे केन्स ने सजेस्ट किया, उसको फिर मैथमेटिकली देखेंगे कि हाउ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बाय रेजिंग इन्वेस्टमेंट. Then the diagrammatic presentation will be there of increase in employment. एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए जो डायग्राम बनेगा देन वो फिर ड्रॉ करेंगे. तो ये हम स्टेप बाय स्टेप एक एक जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो मैं आपको डिटेल में बताने के लिए एक एक स्टेप दोबारा ड्रॉ करूँगा ताकि आप साथ साथ एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझ पाओ. पहले हम टेबल की बात करेंगे. सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल यूज्ड इन केन्सियन इकोनॉमिक्स जो हमने यूज करना है. For the full explanation of Keynesian model, we need 11 rows in this table.
these are the 11 rows. Now let me draw one more, because in the title we will explain the headings of this table, each column. And vertically, to explain Keynesian theory, we need 8 columns. 8 कॉलम हमें चाहिए. Now suppose these are the 8 columns. And first, what is explained by Keynes? According to Keynes, y equals to c plus i, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग है. इसको समझने के लिए देखो, वी नो y इक्वल्स टू c प्लस एस. हमारी जो इनकम है हम या तो उसको कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे. एंड इन इक्विलिब्रियम s विल बी इक्वल टू i. देयरफॉर वी कैन राइट c प्लस i, क्योंकि हम s की जगह पर i लिख सकते हैं, बिकॉज इक्विलिब्रियम में s बराबर i होता है. दिस इज द बेसिक केन्जियन इक्वेशन. And let we assume, suppose this is the consumption function, c equals to a plus by, and suppose it is 25 plus 0.75y. suppose this is the consumption function. ये consumption function ऐसा क्यों है, हमने ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, इसके लिए कंजम्पशन चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा. एंड इन्वेस्टमेंट जो है, सपोज इन्वेस्टमेंट इज द ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ कांस्टेंट. सपोज इट इज़ 75, ये हमने अज्यूम किया है. Now, on the basis of this numerical example, we will draw this table. इस एग्जाम्पल के बेस पर हम टेबल बनाएंगे. Suppose initially our income level, that is also known as aggregate supply,
because supply is in physical terms, quantity terms, income is in monetary terms. तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं. सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500. तो इसको हमने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लिया. तो आप यहाँ और कोई वैल्यूज भी लिख सकते हैं. Now by putting these values of y in this equation C, we can draw consumption. Consumption calculate कर सकते हैं C. For example, जैसे पहले है ज़ीरो इनकम, तो अगर हम यहाँ ज़ीरो इनकम पुट करेंगे तो C कितनी आएगी? 25 प्लस 0.75 इंटू 0. तो ये हमारा बन जाएगा 25 प्लस 0 इक्वल्स टू 25. फर्स्ट C विल बी 25 व्हेन इनकम इज 0. इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी इनकम 0 है, इफ़ योर इनकम इज 0, इवन देन यू विल कंज्यूम समथिंग, क्योंकि लाइफ में जो डेली ज़रूरतें हैं मिनिमम, उनको पूरा करने के लिए तो हम कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट सेविंग हेयर. सिंस y इक्वल्स टू c प्लस s, इट मीन्स s इक्वल्स टू, अगर हम c को y वाली साइड ले जाएं तो ये माइनस की हो जाएगी. तो s इक्वल्स टू y माइनस c. तो इस y में से अगर हम c को माइनस कर दें, 0 माइनस 25, दिस इज द माइनस 25. तो हमने क्या किया, जब हमारी इनकम 0 है, एट 0 लेवल ऑफ इनकम वी आर कंज्यूमिंग 25. तो ये जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं, ये हम कहाँ से पैसे को लेके आ रहे हैं? अगर हमने पहले सेविंग की हुई है तो हम उस सेविंग में से पैसा निकाल रहे हैं. इट मीन्स सेविंग में हम पैसा डाल नहीं रहे, हम सेविंग नहीं कर रहे, हम पैसा निकाल रहे हैं. इसको डिस सेविंग कहते हैं. और ये नेगेटिव का मतलब भी यही है. और अदरवाइज हम बोरो करेंगे तो अगेन इट इज नेगेटिव. तो 25 का मतलब भी यही है, ए का मतलब भी यही है. ए मीन्स द लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0. तो अगर इनकम 0 हो, यहाँ पर अगर हम 0 बनाएं इनकम को, तो ये 0 हो जाएगा. C विल बी इक्वल्स टू A. So here in our example A is 25. So this is the consumption equals to A. Now at 100 level of income, जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 0 पुट करके, we can calculate by putting 100 also. 25 plus this is 75, 0.75 into 100. So income will be, consumption will be 100. So at 100 level of income, consumption is 100. And y minus c, 100 minus 100 is 0. Our saving is 0. ये जो टेबल है बहुत इजी है. अगर हम इसमें देखें, हमने 1 2, यहाँ नंबरिंग अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने यहाँ कॉलम बना लिए. और यहाँ पर हम 10 रोज में इसको लिखेंगे. तो 10 इंटू 8, दीज आर 80 वैल्यूज़. 80 वैल्यूज़ यहाँ पर हम फिल करेंगे. तो जो 80 वैल्यूज़ हैं वो आपको लर्न करने की, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप समझ के इसको बनाओगे तो ये कैलकुलेशन होके टेबल बनेगा, याद नहीं करना इसको. तो ये टेबल डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल एग्जांपल ली है. जैसे हमने ये वाली ली, और ये डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पर क्या लिया है. तो इसलिए आप एक तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, कंजम्पशन फंक्शन को. एक याद करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को. वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं,
बट कंजम्पशन जो है वो एक तो ए वैल्यू हमने कुछ भी लेनी है, आप 25 की जगह यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, एनी वैल्यू। और ये जो बी है 0.75, ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको बोलते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स कि आप अपने इनकम का कितने % अमाउंट कंजम्पशन पे स्पेंड करते हो। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम 75% अपनी इनकम का अमाउंट स्पेंड करते हैं। 75% को अगर हम लिखेंगे 75%, इट मीन्स 75/100, इट मीन्स 0.75। तो इसको कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पर अब जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है अकॉर्डिंग टू केन्स, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। ये 0 and 1 के बीच में होती है, तो हमने ये लगाई 0.75। तो यहाँ पर आप 0.7 की जगह कुछ और भी लगा सकते हो, बट इट शुड बी 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। एंड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट हमने कुछ भी अज्यूम कर लिया, इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। हमने यहाँ 75 कर लिया। तो आपने ये इक्वेशन लर्न करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज इक्वेशंस द ऑल 80 वैल्यूज विल बी ड्रॉन। ये कैलकुलेट हो जाएंगी सारी 80 वैल्यूज। जैसे जो धीरे धीरे टेबल हमारा आगे चल पड़ा। सो एट 200 लेवल ऑफ इनकम अगर हम देखें, 25 + 0.75 × 200, तो यहाँ पर हम भरेंगे 25 + 150, इट मीन्स 175। तो यहाँ पर हमारी कंजम्पशन आ गई 175, इट मीन्स our saving is 25. 200 minus 175. Then at 300 level of income, तो अगर हम इसको 300 से करें तो ये बन जाएगा 225, दिस इज 250। तो हमारी कंजम्पशन है 250, इट मीन्स इन सेविंग है 50। 300 minus 250, and if you put 400 level of income, तो 75 को 4 टाइम्स करना है हमने, इट इज 300, and consumption is 325. This is consumption 325, it means saving is 75. At 400 level of income, अब 500 पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। दिस इज 25 प्लस, तो इसमें बन गया हमारा 375, दिस इज 400। At 500 level of income, consumption is 400 and our saving is 100। तो ऐसे हमने ये टेबल को बनाया पहले इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। जो बाकी इसके रोज हैं वो हम बनाएंगे जब हम अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और यू कैन से इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, जो केन्स ने सजेस्ट किया कि हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाएं, वो हम फिर इस टेबल में ही बढ़ाएंगे एम्प्लॉयमेंट को। नाउ दिस इज इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। एंड सेविंग क्या है? सेविंग है y minus c। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेविंग, y minus c। In fourth, we are writing investment, and in investment we have assumed 75, so it is 75 throughout,
दिस इज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सपोज कांस्टेंट हमने एज्यूम कर लिया। वैसे इन्वेस्टमेंट कैसे होता है वो हम इन्वेस्टमेंट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको ये मान रहे हैं। नाउ एग्रीगेट डिमांड, सपोज इट इज AD1, एग्रीगेट डिमांड इज C+I, जैसे केन्स ने ये बनाया, दिस इज एग्रीगेट डिमांड C+I, क्योंकि केन्स के अकॉर्डिंग 2 सेक्टर मॉडल है। 2 सेक्टर मॉडल में एक तो हाउस होल्ड सेक्टर है जो कंजम्पशन गुड्स की डिमांड करते हैं, एक बिजनेस सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड करते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ +G होता है, थर्ड सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट, पर केन्स के अकॉर्डिंग नो इंटरफेरेंस है। और फोर्थ है एक्सटर्नल सेक्टर दैट इज X-M, तो वो हम नहीं ले रहे क्योंकि केन्स के अकॉर्डिंग क्लोज्ड इकॉनमी है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रेगुलर नहीं है, डिप्रेशन के टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए है बट नॉट रेगुलर, नॉट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये 2 सेक्टर मॉडल है जो केन्स ने एज्यूम किया है। देयरफॉर एग्रीगेट डिमांड हैज़ 2 कंपोनेंट्स, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दें, कंजम्पशन को एंड इन्वेस्टमेंट को, तो ये वो हमारी बन गई एग्रीगेट डिमांड। तो हमने C एंड I को ऐड करना है, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 4, इन दोनों को हमने ऐड करना है। 25 × 7 + 75 दिस इज 100, तो हमने इसमें 75 ऐड करते जाना है। 175, 250, 325, 400, 475. If we check in this equation, in this table, sorry, what is the level of equilibrium? Here, at this 400 level, you can check aggregate supply equals to aggregate demand, AD1. It means this is the level of equilibrium. And at this equilibrium level, S equals to I, 75, 75. तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम बन गया हमारा 75, जहाँ पर सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है, एंड इनकम लेवल इज 400, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हैं 400 लेवल पे। एंड अगर हम इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करें, हमारी ये जो अजम्पशन है कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, अगर हम यहाँ पर पुट करें तो डेट इनकम क्या आती है, देखो कंजम्पशन हमारा है 25 + 0.75y प्लस इन्वेस्टमेंट है 75, दिस इज y, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू 25 + 75 दैट इज 100। तो 1y 0.75y, ये y है साथ में, तो दिस इज 1 - 0.75y 0.25y इक्वल्स टू 100, और y इक्वल्स टू 100 अपॉन 0.25, और दिस इज इक्वल्स टू 400। तो ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई कि 400 इक्विलिब्रियम लेवल कैसे बना। तो यही हमारा जो 400 इक्विलिब्रियम लेवल है इनकम का, वो यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। तो दिस इज द केन्जियन एक्सप्लेनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जहाँ पर इक्विलिब्रियम है ऑटोमेटिकली वहाँ
S बराबर I है और कहीं भी S बराबर I नहीं है, सिर्फ यहीं पर है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, -25 75 है, यहाँ पे 0 की जगह 75 है, 25 की जगह 75 है, 50 की जगह 75 है। सो इट इज़ I ग्रेटर देन S। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो इनकम बढ़ रही है, इक्विलिब्रियम पर आएगी 400 पे। जब इन्वेस्टमेंट कम है तो इनकम कम हो जाएगी 400 पे। सो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम 400 at 400 लेवल ऑफ इनकम वेयर S इज इक्वल टू I। जैसे हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम के ऊपर S जो है वो I के बराबर होती है। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, Y is the aggregate supply, C and I is aggregate demand. So this is AD equals to AS also. AS equals to AD. Y is the AS and C plus I is the AD. तो हमने केन्जियन इक्विलिब्रियम को टेबल फॉर्म में डिस्कस किया, मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। Now same equilibrium we can show with the help of diagram also. डायग्रामेटिकली अब हम इसको कैसे प्रूव करें। Now we will draw two diagrams, one for consumption and investment, other for saving and investment. This diagram has two parts. Or you can say there are two panels, one side income, other side consumption and investment. And in this portion we are using one side income, same point, and here saving and investment. Now the 45-degree line, this 45-degree line this is the line of aggregate supply. Suppose this is aggregate supply. Now why is it is at 45 degree?
45 डिग्री का क्या मतलब होता है कि जितना पोर्शन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है उतना ही पोर्शन वर्टिकल लाइन पे है. दिस इज द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो. दिस इज एएस, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोल रहे हैं. दिस इज एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई. तो इसके किसी भी पॉइंट पे हमारा होगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी. अब जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, अगर हम कंजम्पशन फंक्शन को ड्रॉ करें तो कंजम्पशन फंक्शन हमारा बनेगा, जिसको हम कहते हैं सी प्लस सी वाई सी इक्वल्स टू 25 प्लस 0.75 वाई, जिसको हमने एज्यूम किया है. सपोज दिस इज आवर कंजम्पशन फंक्शन. इसको हम एक जो है इसका पॉइंट, इतना हिस्सा हम 25 मान लेते हैं. सपोज दिस इज 25. दिस इज आवर कंजम्पशन फंक्शन. दिस इज सी, जो हमारा फंक्शन है, जो हमने अज्यूम किया है. (25 प्लस 0.75 वाई. दिस इज आवर कंजम्पशन फंक्शन, जो हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल ली है. Now on the basis of this consumption function, here it is 25, or you can say this is the A portion, जो हम A plus by लिखते हैं वो ये है. And here this is suppose E0 point, and at this E0 point the income level is 100, क्योंकि अगर हम अपने टेबल में देखें, एट 100 लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज 0. कंजम्पशन एंड इनकम दोनों बराबर हैं. तो यहाँ पर कंजम्पशन, इस पॉइंट के ऊपर हम 45 डिग्री लाइन के ऊपर आ गए. तो जितना हमारा इनकम है, सप्लाई है, वो सारी कंजम्पशन है. तो ये भी 100 के हिसाब से है. एंड ये हमारा पोर्शन है सेविंग का. दिस इज -25. तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ये हमारा बनेगा सेविंग फंक्शन. ये कंजम्पशन की लाइन है और ये हमारी सेविंग की लाइन है. यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं. This is a saving line. This is -25 suppose, and here income level is 100 where saving is 0. ये हमारा E0 डैश पॉइंट है. तो 75 हमने कंजम्पशन किया है, इन्वेस्टमेंट किया है 75. एंड 75 अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो इसमें 25 50 25 25 25 सपोज दिस इज 75. ये बन गया 100. टोटल ये बन गया 100 C प्लस I. तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड बनी यहाँ पर C प्लस I करके,
वो हमारी बनेगी ये। दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड, दैट इज C plus I equals to AD1, and this is our equilibrium. Suppose this is at E1 point. Here income level is जो हमने डिसाइड किया, that is 400, and at this 400 level of income this is suppose our investment function. This is 75 I equals to 75, and here S equals to I, that is the E1 dash point. So S equals to I, the height is same. जितनी हाइट S लाइन की है उतनी ही हाइट I लाइन की है, both are same. So this is the determination of equilibrium by Keynes. Now the next main point is how to increase the level of employment. Employment level को कैसे बढ़ाया जाए. According to Keynes, जो employment कम होने का मेन रीज़न है, मेन कारण है, वो है लैक ऑफ डिमांड. इट मीन्स अगर हम डिमांड को बढ़ा देंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. एंड एग्रीगेट डिमांड हैज़ टू पार्ट्स, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो कंजम्पशन को बढ़ाकर भी हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा सकते हैं. बट हेयर केन्स रिकमेंडेड दैट हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना चाहिए, कंजम्पशन को बढ़ाकर नहीं. बिकॉज कंजम्पशन पर केन्स ने दिया है लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल कंजम्पशन. इट मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम. तो धीरे धीरे क्या होता है, जो सेविंग है वो बढ़ती जाती है, तो कंजम्पशन और इनकम में जो गैप है वो बढ़ता जाता है. जैसे हम इस डायग्राम में भी देखें, ये जो गैप है AS और C का वो बड़ा होता जाएगा. यहाँ से देखो ये बड़ा होता जाएगा क्योंकि सेविंग जो है वो बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. इसलिए अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं तो जो आउटपुट है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा. जो केन्स ने मल्टीप्लायर दिया है जिसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, तो मल्टीपल टाइम्स जो इन्वेस्टमेंट के आउटपुट बढ़ सकता है अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं. तो अब बात यह है कि इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएं कैसे, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन जो एंटरप्रेन्योर हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना नहीं चाहते बिकॉज ड्यूरिंग डिप्रेशन देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है नहीं, इन्वेस्टमेंट लो करने को तैयार है नहीं, बट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है. इसलिए फिर केंद्र ने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. गवर्नमेंट इंटरफियरेंस करे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे. जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो जो इकॉनमी है वो अपने आप ही रिवाइव होती चली जाएगी.
अब गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर सपोज करो गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग भी अपनाना पड़े। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है भाई हम अपने खर्चे को कहीं और से बोरो करके पूरा कर रहे हैं, हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम अपने खर्चे को पूरा करें, तो अपने इस फाइनेंस खर्चे को फाइनेंस करने के लिए हम जो सिस्टम अरेंज कर रहे हैं, फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं, वो डेफिसिट फाइनेंस है। Deficit financing means generating funds to finance the deficit which results from excess of expenditure over revenue. The gap being covered by borrowing from the public by sale of bonds or by printing new money. तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, बट केन्स के अकॉर्डिंग चाहे डेफिसिट फाइनेंसिंग अपनाओ, बट इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना ज़रूरी है। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास इनकम जाएगी, लोग इनकम को स्पेंड करेंगे और धीरे धीरे चीज़ें बिकनी स्टार्ट होंगी और इकॉनमी जो है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी। वंस जब इकॉनमी डिप्रेशन से बाहर आ गई देन नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो और दोबारा फिर फर्दर गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। इसको केन्स ने बोला है पंप प्राइमिंग, कि एक बार गवर्नमेंट आए, इकॉनमी को डिप्रेशन से निकाल ले, फिर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। इसी को कहते हैं रिफॉर्म्ड कैपिटलिज्म। पंप प्राइमिंग इज द एक्शन टेकन टू स्टिमुलेट एन इकॉनमी यूजली ड्यूरिंग अ सेशनरी पीरियड थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स रिडक्शंस। The term pump priming is derived from the operation of older pumps. A suction valve had to be primed with water so that the pump would function properly. तो ये वही पंप प्राइमिंग वाला सिस्टम है। तो जब इकॉनमी बाहर आ गई डिप्रेशन से, फिर गवर्नमेंट के रूटीन के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, तभी हमने यहाँ 2 सेक्टर बनाया है, 3 सेक्टर नहीं बनाया। तो हम अब इसमें ये स्टडी करेंगे कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर हम कैसे जो आउटपुट है, एग्रीगेट डिमांड है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और आउटपुट फिर कैसे बढ़ता है। तो इस पॉइंट पे हम अब एक्सप्लेन करेंगे इसको। फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हम इसको टेबल को थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं। फॉर 600, 700, 800 एंड 900 लेवल ऑफ इनकम। तो ऐसे ही अगर हम कंजम्पशन को एक्सपेंड कर लें इस टेबल में वैल्यू पुट करके इनकम की 600, 700, 800, 900, जो हमारी कंजम्पशन है अगर आप यहाँ पर देखो 75 से बढ़ रही है, तो ये आगे भी फिर 75 से बढ़ेगी। इस इक्वेशन में अगर हम y पुट करेंगे 600 देन इट विल बी 475 कंजम्पशन। अगर हम 700 पुट करेंगे देन इट विल बी 550। और अगर हम 800 पुट करेंगे यहाँ पर देन इट विल बी 625। और अगर हम 900 पुट करेंगे देन इट विल बी 700। तो ये हमारा हो गया y एंड c। देन y मीन्स c इज s, हम यहाँ s कैलकुलेट कर सकते हैं। 600 माइनस 475 दिस इज 125, देन इट इज 150। 800 minus 625 175, 900 minus 700 this is 200। एंड इनिशियल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जो हमारा है वो यही चल रहा है 75। C प्लस I 475 प्लस 75 दिस इज 550। 550 plus 75 625, 625 plus 75 this is 700, 700 plus 75 775, this is C plus I जो हमारी पहले एग्रीगेट डिमांड है। अब सपोज करो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, that is delta I।
गवर्नमेंट ने सपोज 75 इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया और 75 इन्वेस्टमेंट और कर दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बन गया, आई प्लस डेल्टा आई प्लस डेल्टा आई, ये बन गया 150। नाउ एग्रीगेट डिमांड AD2, ये हम बनाएंगे C प्लस दिस वन आवर, इस C को इसके साथ जोड़ेंगे क्योंकि अब हमारा इन्वेस्टमेंट है I प्लस डेल्टा आई एंड ये सपोज है एग्रीगेट डिमांड 2। सेकंड कॉलम प्लस सेवंथ कॉलम 150 प्लस 25, दिस इज 175। 100 plus 150, it is 250. 175 plus 150, 325. 250 plus 150, 400. 325 plus 150, 475. 400 plus 150, 550. 475 plus 150, this is 625. 550 plus 150, this is 700. 625 plus 150, 775, and 700 plus 150, 850। अब हमारी जो AS है वो है दिस वन, जो AD है वो है दिस वन। तो अब हम फर्स्ट एंड लास्ट को अगर कंपेयर करें, कहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, 0 पे 175, 100, 250, 200, 325, 300, 400, 400, 475, 500, 550, 600, 625, 700, 700. This is our equilibrium level, 700, 700. This is the इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया 75। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से हमारा जो इक्विलिब्रियम है, इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, वो 400 से बढ़कर 700 हो गया। तो ऐसे हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। और अगर हम यहाँ पर अब देखें, दिस इज अवर इक्विलिब्रियम नाउ। तो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए S इक्वल्स टू I। यहाँ पर हमारा S है 150 एंड जो हमारा I है, अब ये वाला I है न्यू इन्वेस्टमेंट, ये है 150। तो अगेन सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम मैथमेटिकली भी इसको कैलकुलेट करें, जैसे यहाँ पर किया था, पहले हमने 400 बनाया था, तो क्या अब ये 700 बनेगा? देखो हमारी इक्वेशन है, यही वाली इक्वेशन है। तो अब हमारा है y, पहले था y इक्वल्स AD या y बोथ आर सेम बिकॉज AD इक्विलिब्रियम में AS ही है। तो पहले हमारा था y इक्वल्स टू C प्लस I, अब है प्लस डेल्टा I। तो इसको अगर हम लिखें C 25 प्लस 0.75 y, I हमारी है 75 और डेल्टा I हमारा है 75। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, y माइनस 0.75y इक्वल्स टू 25 प्लस 75 प्लस 75, इट इज़ 175। So 1y minus 0.75y, it is 0.75
25y equals to 175, y equals to 175 over 0.25, it means 4 times, so this is y equals to 700. तो हमने क्या किया, जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम है इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर वो टेबल में भी प्रूव कर दिया एट 700 लेवल ऑफ इनकम, और मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके भी हमने प्रूव कर दिया एट 700 लेवल ऑफ इनकम. एंड नाउ वी कैन चेक द मल्टीप्लायर आल्सो हेयर. जो केन्स ने कहा कि जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है. तो मल्टीप्लायर को अगर हम चेक करें वो कैसे होता है, देखो वैसे हम मल्टीप्लायर के लिए अलग से चैप्टर स्टडी करेंगे. दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लायर, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन i. तो अगर हम यहाँ पर देखें इनकम हमारी कितनी चेंज हुई. इनिशियली इक्विलिब्रियम इनकम वाज 700, नाउ इट इज 400. इनिशियली इट वाज 400, नाउ इट इज 700. पहले 400 थी, अब 700 है. तो कितनी इंक्रीज हुई, 700 माइनस 400, इट इज 300. और इन्वेस्टमेंट पहले हमारा था 75, अब है 150. तो कितना चेंज किया हमने इन्वेस्टमेंट, 75. मल्टीप्लायर इज 4. तो इन्वेस्टमेंट का 4 टाइम्स अगर हम इसको इस साइड ले आए, डेल्टा वाई इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा आई. 4 टाइम्स ऑफ 75 इज इक्वल टू 300. तो हमारी जो इनकम है वो 300 बढ़ गई. पहले इनकम थी 400 प्लस 300 करके बन गई 700. एंड मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है डेरिवेशन का वो होता है 1/1 माइनस MPC. तो केन्स के अकॉर्डिंग जो इनकम इंक्रीज होती है वो इस टाइम्स इंक्रीज होती है. ये फार्मूला कैसे बनता है, क्या इसकी डेरिवेशन है, उसके लिए कंजम्पशन चैप्टर अलग से दिया हुआ है, उसकी अलग से वीडियो है. तो 1/1 माइनस MPC हमारी है दिस वन 0.75. so 1/0.25 दिस इज इक्वल्स टू 4. मल्टीप्लायर इज 4. तो जितना हमारा मल्टीप्लायर होगा इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज हो जाएगी. जैसे हमारी 400 से 700 हो गई. इसलिए केन्स ने कहा है कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो हम कंजम्पशन के साथ ना बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ाएं. क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो जो इनकम होगी वो इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी. नाउ वी कैन शो दिस राइज इन इनकम और इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आल्सो. इसी डायग्राम में अगर हम देखें जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट थी पहले 75, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये वाली ये दोनों लाइनों का जो गैप है. तो इतनी ही इन्वेस्टमेंट अगर हम और कर दें इसी डायग्राम में अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट और कर दें तो हमारा जो ये लाइन है ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. दिस इज C प्लस I प्लस डेल्टा I इक्वल्स टू AD2. तो हमने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर, ये हमारा हो गया 175. दिस इज नो 175 क्योंकि हमने ये डेल्टा आई जो किया वो किया 75 का. दिस इज डेल्टा आई जो हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया.
नाउ इक्विलिब्रियम इज हेयर, E2 पे इक्विलिब्रियम आ गया एंड दिस इनकम लेवल इज 700। तो ये 300 का गैप है, अगेन इट इज 300 का गैप आ गया, देखो 700 इनकम हमारी हो गई एंड अगेन एट दिस 700 लेवल ऑफ इनकम नाउ इन्वेस्टमेंट भी हमारा देखो बढ़ गया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पहले इतनी वैल्यू 75 की है तो इतना ही और ये ऊपर चला गया इन्वेस्टमेंट फंक्शन। दिस इज नाउ 150, क्योंकि ये जो गैप है ये गैप है डेल्टा आई जिसको हम कहते हैं 75। दिस इज E2 डैश एंड दिस इज इंक्रीज इन इनकम बाय 300 हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, डेल्टा वाई हमारा है 300 और अगेन इट इज आई प्लस डेल्टा आई इक्वल्स टू नाउ 150। अब ये 150 है एंड अगेन इसकी हाइट देखें 150 है, ये 150 ही सेविंग है, 150 ही इन्वेस्टमेंट है, अगेन एस इक्वल्स टू आई। तो ऐसे हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर जो एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, उसको बढ़ा सकते हैं। केन्स के अकॉर्डिंग अगर हम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर हम एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करेंगे। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ अफेक्टिव डिमांड। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो अफेक्टिव डिमांड का पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, इनकम जो है वो बढ़ जाएगी मल्टीपल टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 75 इंटू 4, जैसे इस केस में हमारा 4 मल्टीप्लायर है। दिस इज अनदर स्टैटिक पॉइंट, ये एक और स्टैटिक पॉइंट है। तो ये दो स्टैटिक पॉइंट को हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहले ये 400 इक्विलिब्रियम था, अब ये 700 इक्विलिब्रियम है, इसलिए केन्जियन इकोनॉमिक्स को हम कंपैरेटिव स्टैटिक भी बोलते हैं। So this was the equilibrium level of employment and increase in the level of employment in Keynesian theory. For features of Keynesian theory, for criticism of Keynesian theory, and for comparison between classical theory and Keynesian theory, must watch next part of this video. Thank you. Thanks for watching this video.